प्रिय विद्यार्थियों, भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन वीडियोज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम बीएससी बीएड फोर्थ ईयर के लिए गणित शिक्षण का ये वीडियो लेके आ रहा हूँ और इस वीडियो में हम आज गणित विषय को पाठ्यक्रम में स्थान देने का क्या क्या कारण रहे हैं, उन कारणों के विषय में हम पढ़ेंगे। ये तो आप भी जानते होंगे कि गणित एक विशेष पाठ्यक्रम, विशेष विषय है या विशेष स्थान रखता है पाठ्यक्रम में। उसका कई कारण हमारे सामने समझ में आते हैं। उन कारणों को अगर हम देखने की कोशिश करें तो पहला जो कारण आता है वो निकल करके ये आता है कि जो गणित है ना, वो सभी विज्ञानों का आधार है। गणित सभी विज्ञानों का आधार है। भाई गणित क्यों पढ़नी चाहिए, गणित को क्यों पढ़ाया जाना चाहिए, समझ में आ रही है मेरी बात को? क्यों पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ाया जाना चाहिए या पाठ्यक्रम में इसे क्यों रखना चाहिए, तो उसमें जो पहला बिंदु बनता है इनका इसमें वो ये बनता है कि गणित सभी विज्ञानों का आधार है। अब जब इस के अंतर्गत हम सभी विज्ञानों को देखें तो कौन कौन से विज्ञान देखें, चाहे भूगर्भ विज्ञान हो, चाहे नक्षत्र विज्ञान हो, ठीक है, चाहे अन्य कोई विज्ञान हो। अन्य कोई विज्ञान से मतलब मेरे यहाँ जीव विज्ञान हो, चाहे रसायन विज्ञान हो, चाहे हमारे पास कृषि विज्ञान हो, चाहे भौतिक शास्त्र हो। समझ में आ रही होगी मेरी बात को? इसके अलावा कौन कौन से हो सकते हैं, और चिकित्सा शास्त्र हो, रसायन शास्त्र हो। ये जो सब विज्ञान है, इन सब विज्ञानों में जो है देखो, कई बार हमें क्या होता है कि क्षेत्रफल, घन, घनत्व, आयतन, दूरी, दिशा, माप आदि की आवश्यकता पड़ती है। इन सब चीजों को जानने के लिए हमें, जैसे नक्षत्रों की गति, नक्षत्र विज्ञान में नक्षत्रों की गति, दिशा आदि को जानने के लिए, रसायन विज्ञान में केमिकल की मात्रा या अधिक या कम ज्यादा करने के लिए, चिकित्सा शास्त्र में जो है हमें उसमें भी हमें आवश्यकता पड़ती है गणित की, भूगर्भ विज्ञान में पृथ्वी के अंदर की जितनी भी जो संरचना है उसको जानने के लिए हमें, तो पहली बात ये सब, इन सब को जानने के लिए हमें गणित की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए कहा गया है कि भाई अगर सभी विज्ञानों को पढ़ना है तो पहले गणित आनी चाहिए। अगर आप पे गणित नहीं आती है तो ये विज्ञान आप नहीं पढ़ सकते हैं, इसका सभी विज्ञानों की जानकारी आपको नहीं हो सकती है। इसलिए कहा गया है गणित सभी विज्ञानों का आधार है। इसी कारण से गणित को पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। पहला कारण समझ में आ गया होगा। दूसरी जब बात करते हैं हम इसकी, जब पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, उसका दूसरा कारण क्या है, तो सीधी सी बात है, गणित का मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध है। यानी मानव जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो बिना गणित की सहायता के व्यक्ति कर सके। अपनी दैनिक जीवन की क्रियाकलापों में, आम जीवन की घटनाओं में, या कोई भी ऐसा कार्य, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वह किसी की सेवा कार्य का हो, या सरकारी नौकरी का हो, या कंप्यूटर कार्य हो, कोई भी प्रकार का व्यक्ति कार्य करता हो, उस कार्य में उसे क्षण प्रति क्षण गणित की आवश्यकता पड़ती है। और इसीलिए वह जो है बहुत सारे ऐसे आजकल जॉब हो गए हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो बैंकिंग हो, समझ में आ रही होगी मेरी बात को, चाहे कंप्यूटर से संबंधित कोई कार्य हो, इन सब चीजों में गणित की आवश्यकता पड़ती है। जिस पर गणित नहीं आती है वह इन सब कार्यों को करने में असमर्थ होता है। अतः ये भी कहा जाता है कि गणित जो है मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध रखता है, और मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध रखने के कारण प्रत्येक बालक को गणित आनी चाहिए। इसीलिए गणित को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो बात समझ में आई? हम क्या पढ़ रहे हैं, ये सब हम पढ़ रहे हैं कि गणित को पाठ्यक्रम में सम्मिलित क्यों किया जाए। गणित और पाठ्यक्रम, तो गणित को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तीसरी बात आती है, गणित व्यक्ति में तार्किक, गणित व्यक्ति में तार्किक दृष्टिकोण विकसित करता है।
तार्किक, किसी व्यक्ति के द्वारा किसी संप्रत्यय के पक्ष में तर्क सहित प्रमाण प्रस्तुत करना गणित का कार्य है। तर्कों के साथ में किसी संप्रत्यय को प्रस्तुत करने की क्षमता भी गणित ही पैदा करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो है गणित व्यक्ति को समस्या के हल के लिए तार्किक क्षमता पैदा करती है। किसी प्रकार की समस्या में जब व्यक्ति अपने आप को महसूस करता है या उस समस्या को वो है महसूस करता है, तब वो उसे उस समस्या के हल के लिए उसमें समाधान हेतु तार्किक जो क्षमता है उसको विकसित करने का जो कार्य है वह गणित करती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्यक्ति में अगर तार्किक दृष्टिकोण विकसित करना है तो प्रत्येक बालक को गणित पढ़ाई जानी चाहिए। और गणित पढ़ाई कब जाएगी? जब वह पाठ्यक्रम में शामिल होगी। तो इससे हमारी बात समझ में आती है कि हमें प्रत्येक बालक को गणित पढ़ाई जानी चाहिए। ठीक है ना। चौथी बात आती है वो ये आती है, गणित एक यथार्थ विज्ञान है। यथार्थ का मतलब ये हो गया कल्पना से परे, सॉरी कल्पना रही, इमेजिन से दूर, सोच व्यक्ति की धरातल पर रखने वाला ज्ञान। जो कुछ सम्मुख है, जो कुछ प्रत्यक्ष है, उस प्रत्यक्ष के बारे में हमें अनुमान, विमान, उसकी स्थिति, उसका धरातल पर स्थायित्व का कारण, ये सब चीजें हमें गणित देती है। और इसलिए कहा गया है कि गणित एक यथार्थ विज्ञान है। यह विज्ञान गणित को जो कुछ भी है उसके सबके बारे में स्पष्ट करता है। यह अपने यथार्थ विज्ञान का मतलब हो गया जो कुछ सम्मुख है। तो यहां पर देखें गणित के जो सूत्र हैं वो इसके पदार्थ हैं। गणित के सूत्र, चिन्ह, संकेत आदि इस विज्ञान के तत्व हैं, यथार्थ विज्ञान के तत्व हैं। इसलिए कह सकते हैं इसमें जो भी कुछ होता है वो सब कुछ सामने होता है। 2 + 2 = 4, यानी यहाँ 4 का अस्तित्व है तो 4 का अस्तित्व है तो 4 में 2 बार 2 का अस्तित्व है। तो यथार्थ विज्ञान किसी भी पदार्थ के, तो इस संसार में जो कुछ भी पदार्थ दिखाई दे रहा है उसके अगर अस्तित्व के होने की जब बात की जाएगी तो उसमें भी गणित की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि गणित जो है एक यथार्थ विज्ञान है। तो 4 पॉइंट आपके समझ में आ गया। 5वें पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो वो देखने की कोशिश करते हैं हम। तो 5वां पॉइंट है वो ये कहता है कि गणित मानसिक शक्तियों को विकसित करता है। गणित मानसिक शक्तियों को विकसित करता है। मानसिक शक्ति से मतलब हो गया व्यक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष समस्याओं का जो अबूझ हल करने की ताकत होती है उसे हम मानसिक शक्ति कह सकते हैं। यानी किसी समस्या के प्रत्यक्ष होने पर, सामने आने पर और उसको हल करने के लिए व्यक्ति के द्वारा जिस शक्ति का, जिस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है वह मानसिक शक्ति होती है। और उस मानसिक शक्ति को जो विकसित करने का कार्य है वो गणित करती है। जैसे हम कहें कि कोई बच्चा पहेली हल करने में बहुत ही सफल रहता है, किसी भी पजल को हल करने में वो सफल रहता है, तो उसकी सफलता के पीछे उस गणित का हाथ है। गणित का हाथ यूं है क्योंकि वह बालक गणित में निपुण रहा है। और जो बालक गणित में जितना ज्यादा निपुण रहेगा उसकी कल्पना शक्ति, उसकी जो सोच है, उसकी जो मानसिक शक्तियां हैं, ऊर्जा है, वो बहुत अधिक क्रियाशील होंगी। और इसी कारण से वह इस प्रकार की समस्याओं को सफलतापूर्वक, शीघ्रतापूर्वक हल करने में समर्थ हो पाता है। ठीक है। इसलिए हमें मानसिक शक्तियों को विकसित करने के लिए भी गणित को पाठ्यक्रम में स्थान देना चाहिए। ठीक है ना, समझ में आ गई होगी। अगला देखते हैं, गणित जो है वो अनुशासन को सिखाती है।
किसी व्यक्ति के जीवन में अनुशासन बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रत्यय है। जो व्यक्ति अनुशासित होगा, निश्चित रूप से मान के चलिए कि वह अपने जीवन को बिना किसी समस्या के, बिना किसी प्रकार की परेशानी के आसानी से बिता सकता है। तो यहाँ हमारे एक बात समझ में आनी चाहिए, गणित एक अनुशासित विषय है। वह व्यक्ति को किसी प्रत्यय के बारे में निरंतर सोचने के लिए बाध्य करता है, लगातार एक साथ बैठने के लिए सक्रिय करता है, किसी भी कार्य को करने के लिए स्वच्छता के साथ और अनुशासित रूप में करने के लिए करता है। क्योंकि गणित के जो प्रत्यय होते हैं, एक लाइन से दूसरी लाइन का निर्माण होना, उसमें से नवीन क्रिया को करके तीसरी लाइन का निर्माण करना, फिर नवीन क्रिया करके चौथी लाइन का निर्माण करना, इस प्रकार से व्यक्ति को अपने पिछले जीवन से, पिछली घटनाओं को नवीन घटनाओं से तारतम्यता के साथ जोड़ती हुई चलती है। तो इसी प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि गणित जो है व्यक्ति को भी अनुशासन सिखाती है। अगर कोई व्यक्ति अनुशासित नहीं है, अनुशासित का मतलब है वह अपने कार्य को नियत समय पर नहीं करता है, वह आलसी है, तो वह व्यक्ति गणित को नहीं पढ़ सकता है। गणित को पढ़ने के लिए अनुशासित होना जरूरी है। तो गणित प्रत्येक व्यक्ति को अनुशासित बनाती है। और अगर प्रत्येक व्यक्ति को हमें अनुशासन सिखाना है या देश के प्रत्येक नागरिक को अनुशासित बनाना है, तो फिर उन्हें गणित जैसी विषय को पाठ्यक्रम में अवश्य पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, अगला गणित क्यों पढ़ानी चाहिए? अगला पॉइंट आता है, जो गणित की भाषा है वो सार्वभौमिक होती है। भाषा किसी भी कम्युनिकेशन, संप्रेषण या एक दूसरे से अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए काम में आती है। गणित की भाषा जो है वो पूरी वर्ल्ड ग्लोबल है, वो एक जैसे पढ़ी जाती है। गणित की भाषा में गणित के सूत्र हैं, गणित के प्रत्यय हैं, गणित के संकेत हैं, और गणित के प्रत्यय, संकेत, सूत्र पूरे विश्व में समान रूप से पढ़े जाते हैं, समान रूप से समझे जाते हैं। और अगर ऐसे जब कोई चीज समान रूप से समझी जाती है तो वो भाषा फिर सार्वजनिक रूप जीवन में ग्लोबल वैश्विक भाषा हो जाती है। तो इसलिए जो ग्लोबल भाषा है, जो वैश्विक भाषा है, उसको पढ़ाया जाना चाहिए। क्योंकि बालक अगर इसको पढ़ेगा तो पूरे ग्लोबल स्तर पर, वैश्विक स्तर पर जो गणित में प्राप्त ज्ञान है वह उससे परिचित हो पाएगा और नवीन खोजों को अन्य क्षेत्रों में प्रसारित कर पाएगा। तो गणित की भाषा सार्वभौमिक होती है। गणित के सूत्र, सिद्धांत कहीं भी खोजे जाएं लेकिन पूरे विश्व में समान रूप से पढ़े जाते हैं। तो इसी कारण से जो गणित की भाषा जो है वो ग्लोबल है, तो ग्लोबल भाषा को हमें पढ़ना चाहिए। अगर हम उसे नहीं पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि हम नवीन ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। तो इसलिए गणित की भाषा सार्वभौमिक होती है, इसलिए गणित को भी पाठ्यक्रम में स्थान देना चाहिए। ठीक है ना, अगला देखते हैं। गणित का ज्ञान अन्य विषयों में भी सहायक है। अब कोई कहे कि मैं तो हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, इतिहास, तो क्या मुझे गणित की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? भैया वहां भी आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपको वहां से समय काल की गणना है, इतिहास से पूर्व में जाना है, ईसा से पूर्व का समय अलग काल था, ईसा के बाद का काल अलग है, एडी और हैं। हम जब बात करते हैं बीडी, आफ्टर डेथ और बिफोर डेथ, तो ईसा के जब हम देखते हैं कि ईसा के जन्म से पहले और ईसा के जन्म के बाद, तो वहाँ हमारे पास समझ में आती है कि जो है ईसा पूर्व और ईसा बाद, यानी ईसा का जन्म है, जो वह काल है वो एक बीच में ऐसा घटनाक्रम मान लिया गया है। इससे पहले का समय इससे बिफोर कहलाएगा, इसके बाद का समय इसके बाद का वो ईसा बाद कहलाएगा, जिसे ईसवी सन के रूप में देखा गया है। तो ये जो हमें समझ में आना चाहिए, तो ये से बीसी, बिफोर क्राइस्ट, है ना, और एडी, आफ्टर डेथ। आफ्टर डेथ का मतलब है ईसा की मृत्यु के बाद। तो इससे समझ में आता है कि अगर इतिहास जैसा विषय पढ़ रहे हैं तो किसी भी व्यक्ति के जीवन काल को, किसी भी समय काल की अगर गणना कर रहे हैं तो हमें गणित आनी चाहिए, और गणित आएगी तो आप उस काल को अच्छी तरह से याद कर पाएंगे। भूगोल अगर आप पढ़ रहे हैं और पृथ्वी के अंदर का तापमान जैसे 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है, तो ये सब चीजें हमें कौन बताती है? 1 डिग्री सेल्सियस या 32 मीटर, तो ये सब हमें गणित सिखाती है। तो ऐसा कोई विषय नहीं है जिसमें अगर हम जाना चाहें और वहां पर हम गणित को ना पढ़ें। थोड़ा बहुत ज्ञान सब जगह काम आता है, तो इसका मतलब ये हो गया गणित अन्य विषयों के अध्ययन में भी सहायक है। अगर कोई बालक गणित में बुद्धिमान है तो वह अन्य विषयों में स्वाभाविक रूप से बुद्धिमान हो जाएगा, ऐसा माना जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए भी हमें बच्चे को गणित पढ़ानी चाहिए। ठीक है, अब अगली बात देखते हैं कि जो है
गणित क्यों पढ़ानी चाहिए उस संदर्भ में अगर हम बात करना चाहें तो ये एक मिनट के लिए रुक कर के सोचिए कि गणित जो है कितना महत्वपूर्ण विषय है। तो गणित के गणित को पाठ्यक्रम में शामिल करने का जो अगला महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि गणित में सार्थक। देखो दुनिया में क्या होता है, दो प्रकार की होती है, एक तो होता है निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं होता, और दूसरा होता है सार्थक। सार्थक का मतलब हो गया महत्वपूर्ण। तो गणित में हमेशा जो भी पढ़ा जाता है वो सब सार्थक पढ़ा जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा जाता जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई प्रयोग ना हो, जिसका कोई उपयोग ना हो। ऐसा गणित का कोई प्रत्यय नहीं है जो आपके जीवन में कोई अर्थ ना रखता हो। तो इससे तात्पर्य हो गया कि गणित में हमेशा सार्थक। अमूर्त, अमूर्त का मतलब तात्पर्य हो गया जो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से मौजूद तो नहीं है। समझ में आ रही होगी मेरी बात। गणित से बना हुआ, गणित के बिना, गणित के अभाव में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका निर्माण हुआ हो, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि हमारे सामने गणित महसूस नहीं होती है। तो अमूर्त। और संगत, संगत का तात्पर्य है कि बिल्कुल बराबर रूप में जो दिखाई देती हैं ऐसी संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। अब संगत संरचनाओं का मतलब जैसे मैं आपसे कहूँगा हम इस कमरे में पढ़ रहे हैं, तो ये कमरे को आप देखें तो ये कमरा हमें दिखाई देगा कि एक रूम है, लेकिन संगत संरचनाओं का तात्पर्य होगा ये घन है। तो इसे अगर घनाकार रूप में पढ़ें तो कमरे को अगर अध्ययन करेंगे तो कमरे की जो आकृति है उसके आधार पर देखा जाएगा कि ये कमरा एक घनाकार है या घनाभाकार है। तो इस आधार पर हम जब पढ़ते हैं तो हम किसी बगीचे को देखते हैं वो त्रिभुजाकार है। तो ऐसी संगत संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। जब हम किसी दरवाजे को देखते हैं कि वो एक रेक्टेंगल टाइप है, या हम जब किसी एक खिड़की को देखते हैं तो वह एक आयताकार है। तो ऐसी संगत संरचनाओं का इसमें अध्ययन किया जाता है। तो व्यवहारिक, तो गणित में सार्थक, अमूर्त और संगत संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसलिए बालक को इसका ज्ञान देना आवश्यक है, और ज्ञान तभी दे पाएंगे, तभी अनिवार्यता में बच्चा सीख पाएगा जब गणित जैसा महत्वपूर्ण विषय उसके पाठ्यक्रम में सम्मिलित होगा। ठीक है ना। तो ये आपके समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं गणित समूह। और समूह को हम क्या कहते हैं, समुच्चय का। गणित समूह या समुच्चयों का और संरचनाओं का अध्ययन है। इसका मतलब है गणित में समूह, समूह का मतलब है विभिन्न वस्तुओं के एकत्रीकरण करके, यानी उनके तथ्यों को एकत्रित करके फिर पढ़ा जाता है। जैसे हम वृत्त को पढ़े तो वृत्त के जितने भी तथ्य हैं उनको सबका समूह बना दिया गया है और उसके आधार पर उनका अध्ययन किया जाता है। और जब एक दूसरे से उनको जोड़ा जाता है तो वो बिल्कुल प्रामाणिक रूप से पाए जाते हैं। संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। जब गणित की हम संरचनाओं की बात करते हैं तो गणित की संरचनाओं में हमें तीन प्रकार की बातें दिखाई देती है। तीन प्रकार की बातें जो दिखाई देती है वो देती है, पहले तो गणितीय संरचना, बीजगणितीय संरचना, इनके बारे में हम बात करते हैं अभी। ठीक है, पहली संरचना कौन सी है, बीजगणितीय संरचना। तो दूसरी संरचना की बात करते हैं तो दूसरी संरचना हमारे सामने आती है, जो आती है तलरूप संरचना। और तीसरी आती है हमारे पास क्रमिक संरचना। ठीक है, अब बीजगणित संरचना की बात करें तो बीजगणित संरचना क्या होती है, इसमें हम अमूर्त आधार पर हम योग, गुणा तथा सार्वभौमिक अन्य संक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है ना। तो बीजगणित में बीजों को आपस में गुणा करना, भाग करना, जोड़ करना, बाकी करना और कल्पना के साथ में। अब बीज का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि किसी कल्पना शक्ति के आधार पर हम गणित को आगे बढ़ाते हैं। बीज में जैसे अंग्रेजी के जो चर या अचर हैं उनको दोनों को ही हम बीज रूप में स्वीकार करते हैं। चर राशि हो या अचर राशि हो, दोनों को ही हम बीजगणित के रूप में स्वीकार करते हैं। तो उनके अध्ययन का जो विषय है वो बीजगणित की संरचना के अंतर्गत आता है। दूसरा जो रेखागणित वाले हैं उनको हम तलरूप के जैसे देखते हैं। तलरूप का मतलब तात्पर्य हो गया कोई किसी चीज के कितना निकट है या कितना दूर है। ठीक है, और जो तलरूप बनी हुई है तो इसका मतलब हो गया कि रेखागणित से संबंधित जो संरचना है, कोई वस्तु कितनी दूर है, कितनी पास है, या उन सब के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो इसमें किया जाता है। ठीक है ना। और तीसरी है, इसमें जो है क्रमिक संरचना में है से बड़ा और से छोटा। तो इसका मतलब हो गया इससे पता चलेगा कि कौन सी चीज किससे बड़ी है या कोई चीज किसी से छोटी है। तलरूप संरचना का मतलब हो गया कि ये लाइन है, ये लाइन है, इनके बीच में कितनी दूरी है। समझ में
पा रही है अभी वीडियो को, तो ये तल रूप हो गया कि तल पर बनी हुई दो वस्तुएं आपस में कितनी दूर है उनका। तो ये रेखाखंड का सिस्टम हो गया तल रूप संरचना। और क्रमिक संरचना में से बड़ा और से छोटा, और इसमें जो क्रियाएं हैं योग और गुणा, और इनका उल्टा जब हम देखेंगे तो व्यय और भाजन। तो ये जो क्रियाओं का अध्ययन है ये संरचनाओं के अंतर्गत। तो इतनी सारी महत्वपूर्ण बातों को आपने समझा होगा। इन महत्वपूर्ण बातों के आधार पर आपको एक बात निष्कर्ष के रूप में निकल कर के आई होगी कि गणित एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है और इस महत्वपूर्ण विषय को प्रत्येक बालक को पढ़ाया जाना चाहिए और इसे छोटी कक्षाओं से ही, प्राथमिक स्तर की कक्षाओं से ही गणित की भाषा के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 संकेतों को पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता चला जाए तो उसे गणित के प्रत्यय, संप्रत्यय, सूत्र आदियों को पढ़ाया जाना चाहिए ताकि वह बालक अन्य विषयों में भी निपुण बन सके। गणित को पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण रूप से स्थान दिया जाना चाहिए। अब आपसे मैं लास्ट में यही कहूँगा कि परीक्षाओं में ये प्रश्न बनेगा, उस प्रश्न का क्या होगा मैं सुना देता हूँ आपको कि गणित का पाठ्यक्रम, गणित को पाठ्यक्रम में एक विशेष या महत्वपूर्ण स्थान देने के क्या कारण है उनका वर्णन कीजिए। तो ये 10 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, इन 10 पॉइंटों को आप पढ़ लेंगे तो आपका एक प्रश्न क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी आपकी इच्छा की बात है, आप इस वीडियो का पूर्ण लाभ उठाएंगे, मैं आपसे ऐसी ही आशा करता हूँ। धन्यवाद।